हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अल्टरनेटर क्या है, कौन से कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है, टाइप ऑफ अल्टरनेटर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट्स क्या हैं अल्टरनेटर के। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जो भी आप कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे टेक्निकल, हेल्पर, DMR, जिसमें भी सभी में आपके ये काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेटर क्या है। तो अल्टरनेटर एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करती है। तो ये एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करती है, इसको अल्टरनेटर कहते हैं। और आगे बात करें तो ये किसके कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका कार्य सिद्धांत जो है वो आपके है फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कार्य सिद्धांत पे ये काम करती है। जो आपके फेराडे का लॉ है, फेराडे लॉ ऑफ फेराडेज मैग्नेटिक इंडक्शन रूल्स के सिद्धांत पे कार्य करती है। और यहाँ पे जिसके अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी चालक में एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच, मतलब कोई चालक है और चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराई जाए तो सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। जो आपके N और S होता है ना, उनका छेदन होता है, मतलब उनमें धारा उत्पन्न होने लग जाती है, उनका छेदन होता है। उस कारण उसमें EMF, जो आपके EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है, MMF नहीं होता, EMF होता है विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। तो वो उत्पन्न हो जाता है, मतलब चालक और चुंबकीय क्षेत्र की इतने सापेक्ष गति कराने पे जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं उनमें आपके EMF उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपके फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। आगे बात करें तो इसमें मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है। एक अल्टरनेटर की, यहाँ पे अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं कौन सी है। अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता है, सबसे पहले तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो रोटर होना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड है जो आर्मेचर, आर्मेचर नहीं है तो स्टेटर होना चाहिए, स्टेटर नहीं है तो यहाँ पे अगला है जो स्लिप रिंग, या स्लिप रिंग नहीं है तो ब्रूस है। स्लिप रिंग का और ब्रूस का कार्य एक ही होता है। ब्रूस का कार्य भी बाह्य परिपथ को, मतलब जो ऊर्जा बनती है अल्टरनेटर, उसको बाह्य परिपथ तक पहुँचाना। स्लिप रिंग का भी यही कार्य होता है। ये रोटर के ऊपर, मतलब रोटर के शाफ्ट के ऊपर लगे रहते हैं। और आगे बात करें, मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमेगा तभी तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो उसके मुख्य भाग में आता है बॉडी। बॉडी जैसे आप योक या फ्रेम कह सकते हो। तो जड़, यहाँ पे बात करें बॉडी, फ्रेम या योग जिसे कहते हैं, तो ये बाह्य भाग है अल्टरनेटर का, सबसे बाह्य भाग है। और ये बड़े मशीनों में ये कास्ट स्टील का बनाया जाता है, और छोटे मशीनों में अल्टरनेटर कास्ट आयरन की बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो अल्टरनेटर का बाह्य भाग बॉडी है वो छोटे अल्टरनेटर में किसका बना होता है, बड़े अल्टरनेटर में किसका बना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि छोटे में कास्ट आयरन का और बड़े में कास्ट स्टील का। अब बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, बॉडी का कार्य क्या है। तो बॉडी का सबसे पहला कार्य आंतरिक भागों की सुरक्षा करना है। मतलब अगर उसको, मतलब कहीं लेके जा रहे हो, गिर जाए तो उसके आंतरिक भागों को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसकी जो बॉडी है उसका मजबूत बनाया जाता है। दूसरा कार्य चुंबकीय बल रेखाओं के लिए प्रदान करना, मतलब जो अंदर जो फ्लक्स बनते हैं या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको मतलब बनाए रखना, उसको बाहर नहीं आने देना, पथ प्रदान करना उसके लिए। आगे बात करते हैं सेकंड जो आपका इसमें स्टेटर की बात करें तो इसमें जो आपके मुख्य कार्य होता है, जो मुख्यतः इसमें जो प्रयोग की जाती है वो आपके आर्मेचर कोर उपयोग की जाती है स्टेटर में। और नेक्स्ट बात करें, इसमें एक एडी करंट और सेटिलियन, मतलब दो इसमें लॉस होते हैं। एक तो एडी करंट लॉस होता है जिसे आपके भंवरधान हानि कहते हैं हिंदी में कहें तो, और अगर इंग्लिश में इसको कहे सेटिलियन हानि को तो हिस्टैरिसीस हानि जो आपकी होती है। तो दो हानियाँ होती है जिसको कम करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को सिलिकॉन स्टील की वार्निश लेपित पत्तियों से जोड़कर बनाया जाता है। मतलब सिलिकॉन की इसमें मात्रा मिलाई जाती है 2.4%, इसमें आपके सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है, मतलब स्टील में सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट बात करें इसमें तो ये शीतलन के लिए, मतलब एयर कूलिंग के लिए इसमें डक्ट्स बनाए जाते हैं जिससे इनको शीतलन प्रदान हो, ये ज़्यादा गर्म ना हो। ओपन स्लॉट इसमें प्रयोग किए जाते हैं, खुले छिद्र होते हैं ताकि इसका प्रयोग मतलब आसानी से, मतलब वाइंडिंग जल जाए तो इसको आसानी से बदला जा सके। आगे बात करें तो इसमें जो अगला दे रखा है रोटर, जो आपके घूमने वाला भाग होता है, यही इसमें घूमने वाला भाग होता है।
घूमने वाला भाग होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग भी यही होता है। इस पर क्षेत्र वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग की जाती है। रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, जिसे डीसी शंट या तो डीसी कंपाउंड जनित्र से डीसी सप्लाई से संयोजित कर दिया जाता है, ताकि ये उत्तेजित हो जाए, इसमें फील्ड बनने लग जाए और ये करंट प्रभावित हो जाए, ये घूमने लग जाए। आगे बात करें टाइप्स ऑफ रोटर में, तो टाइप्स ऑफ रोटर में जो पहला है आपके, इसको साइलेंट पोल रोटर कहते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे सुमन ध्रुव या उभरे हुए ध्रुव रोटर भी कहा जाता है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें, ये निम्न और मध्यम मतलब लो और मीडियम गति के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। इसका व्यास तो बड़ा होता है पर अक्षीय लंबाई छोटी होती है, और यहाँ पे छोटी होती है। और पोल की संख्या 6 से 40 के बीच में रखी जाती है। पोल की संख्या 6 से 40 के बीच में रखी जाती है। और यहाँ पे अगला दे रखा है, यहाँ पे ध्रुव नाल यानी जिसे पोल्स कहते हैं, तो ध्रुव नाल पोल पिच का यहाँ पे 2/3 भाग ये ढक लेता है। और आगे दे रखा है भंवरधारा हानि को कम करने के लिए ध्रुव पटलित किए जाते हैं, मतलब जो आपके भंवरधारा हानि का है, तो वो आपके जो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए ध्रुव को मतलब पटलित कर दिया जाता है, मतलब लेमिनेटेड कर दिया जाता है, जिससे आपके भंवरधारा हानि नहीं होती। भंवरधारा हानि को इंग्लिश में कहेंगे एडी करंट लॉस को ये कम करने के लिए पटलित किए जाते हैं। और इसमें एयर गैप को भी वायु अंतराल है वो असमान होता है, मतलब एक समान इसमें वायु अंतराल नहीं रहता। और अगला दे रखा है यांत्रिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मतलब जो इंटरनल होते हैं कमज़ोर होते हैं, मतलब आसानी से। और आगे दे रखा है डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है इसमें अलग से, मतलब डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है जो आपकी स्पार्किंग इन चीज़ों को कम करने के लिए। ध्रुव सतह से बाहर होते हैं, जो आपके पोल होते हैं सतह से बाहर होते हैं। और इसका यूज़ 120 आरपीएम से लेके 1000 आरपीएम के बीच में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिए कि 120 से लेके 1000 आरपीएम तक के बीच में, यानी रोटेटिंग पर मिनट जो आपकी स्पीड है इतनी बीच में प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है, डीजल प्राइम मूवर में किया जाता है, एसी इंजन में किया जाता है, वाटर टरबाइन में किया जाता है, तो यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो टाइप है यहाँ पे रोटर का वो दे रखा है सिलेंड्रिकल, जिसे आप बेलनाकार रोटर भी कहते हो। तो ये इसमें एक समान वायु अंतराल होता है और इसकी अक्षीय लंबाई तो अधिक होती है पर व्यास इसका कम होता है। और इसकी संरचना जटिल होती है, मतलब इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। और हाई घूर्णन गति मतलब उच्च घूर्णन गति पे कार्य कर सकता है। और इसमें डैम्पिंग वाइंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग वाला भाग नहीं होता और जिससे स्पार्किंग नहीं होती। स्लॉट ध्रुव के कार्य करते हैं, जिसमें जो स्लॉट बने होते हैं ना, वही इसमें पोल का कार्य करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ से कहाँ तक के लिए किया जाता है, तो 1500 आरपीएम से लेके यहाँ पे 3000 आरपीएम तक के बीच में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखें। और अगला दे रखा है एग्जाम्पल फॉर कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, स्टीम टरबाइन में, टर्बो अल्टरनेटर में, ETC मतलब इन जहाँ पे स्टीम की ज़रूरत होती है वहाँ पे किया जाता है। साइलेंट पोल रोटर से कम शोर करता है ये, मतलब जो साइलेंट पोल रोटर है थोड़ा ज़्यादा शोर करता है और ज़्यादा आवाज़ करता है, और ये सिलेंड्रिकल रोटर कम आवाज़ करता है। अगला जो पार्ट है आपका अल्टरनेटर का, एक्साइटर यानी उत्तेजक, ये डीसी शंट या कंपाउंड जनित्री होता है, जो आपके 120 से लेकर 250 वोल्ट डीसी यहाँ पे उत्पन्न करता है। इसमें 2 स्लिप रिंग द्वारा क्षेत्र कुंडलन को वाइंडिंग कर दी जाती है, मतलब 2 स्लिप रिंग को फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। आगे बात करें तो अगला जो इसमें दे रखा है यहाँ पे पॉइंट, ये रोटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है, मतलब जो स्लिप रिंग होती है वो आपके रोटर की शाफ्ट पर स्थापित की जाती है। स्लिप रिंग जो होती है आपके, जिसे सर्पिल वाले भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये आपकी कर्षित कठोर तांबे की बनी होती है, जिसे आप इंग्लिश में कहोगे तो हार्ड कॉपर की ये बनाई जाती है। और आगे बात करें जो अगला एक नोट यहाँ पे आपको याद रखना है, वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए इस रोटर फील्ड वाइंडिंग को रेगुलेट किया जाता है, मतलब रेगुलेटर लगाया जाता है, जैसे आप वोल्टेज कम भी कर सकते हो और वोल्टेज बढ़ा भी सकते हो, तो ये दोनों का काम आप वोल्टेज रेगुलेटर से कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे है अल्टरनेटर एक गतिज EMF उत्पन्न करता है, तो गतिज EMF को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, E बराबर BLV साइन थीटा। यहाँ पे आपका ये गतिज EMF को ज्ञात करने का ये सूत्र है, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो B, अगर यहाँ पे B की बात करें, B यहाँ पे क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, L यहाँ पे आपकी तार की लंबाई है,
वी आपके तार का वेग है, वोल्टेज नहीं है। कोई लोग इसको वोल्टेज भी समझते हैं, पर वी यहाँ पे तार की लंबाई, ई आपके ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, और यहाँ पे साइन थीटा आपकी कोण है, जो आपके कोण इसमें बनेगा। आगे बात करें तो यहाँ पे जो अगला दे रखा है, इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। जब चालक मतलब ईएमएफ की इक्वेशन के ऊपर ये फैक्ट दिए गए हैं। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री पर होता है, मतलब जो आपका कंडक्टर है वो 90 डिग्री पे होगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो पहला ये। दूसरा ये है कि अगर साइन का मान, जो आपका साइन थीटा दे रखा है ना, इसका मान अगर 0 मान लिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो तो उसमें शून्य ईएमएफ उत्पन्न होगा। या तो चालक को 0 मान लिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, मतलब 0 ईएमएफ उत्पन्न होगा। आगे जो दे रखा है, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर दे रखा है, यानी प्रत्यावर्तक की आवृत्ति क्या होती है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो 100% आपके पूछा जाता है, तो ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है, हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो Pn/100/120, और अगर n निकालना है, गति निकालनी है, तो F×120/P। अगर आपको पोल निकालना है तो F×120/n। और यहाँ पे F की बात करें तो F आपकी आवृत्ति है, P आपके पोलों की संख्या है, n आपके रोटर घूर्णन गति है। और यहाँ पे जो आपका F होता है वो मतलब जो आपका F होता है वो P के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। मतलब जो आपके आवृत्ति है वो पोलों के समानुपाती होती है, और आवर्ती पोल घूर्णन गति के समानुपाती होती है। तो ऐसा कह सकते हैं आवर्ती पोलों की संख्या और गति दोनों पर निर्भर करती है। आगे बात करें, यहाँ पे अगला जो फैक्ट दे रखा है, अल्टरनेटर की गति हमेशा सिंक्रोनस होती है, जिसे आपके तुल्यकालिक कहते हैं। तुल्यकालिक ही होती है अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस मोटर की तरह काम कर सकता है, ये भी कह सकते हो। गति बढ़ाने पे ईंधन की मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है। अगर आप इसकी गति बढ़ाओगे, मतलब रोटेशन बढ़ाओगे, तो इसकी ईंधन है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक का वर्गीकरण। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। सबसे पहले जो आपके अल्टरनेटर आता है वो आपके आता है घूमने वाले भाग के आधार पर। तो घूमने वाले भाग के आधार पर जो पहला होता है यहाँ पे रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर होता है। तो पहला जो होता है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। तो अब इसके नाम से ही पता लगा सकते हो कि इसमें जो रोटेट करने वाला भाग है वो आर्मेचर है। तो इसमें जो आर्मेचर, इसमें फील्ड वाइंडिंग स्थिर रहती है, और आर्मेचर इसमें घूमने वाला भाग रहता है। तो आप इसके नाम से पता लगा सकते हो। आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को स्लिप रिंग की सहायता से बाह्य परिपथ को पहुंचा दिया जाता है, जैसे मैंने बताया था। और ये कम शक्ति के लिए बनाए जाते हैं, मतलब लो पावर के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो आपका दे रखा है रोटेटिंग फील्ड। तो ये भी इसके नाम से आप पता लगा सकते हो कि इसमें जो आपके रोटेट करने वाली जो भाग है वो आपके फील्ड है। मतलब इसमें आर्मेचर तो स्थिर रहता है, और आपके जो फील्ड है मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके इसमें गति करता है। रोटर वाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए 2 स्लिप रिंग का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। रोटर वाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए 2 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। ये हल्के होते हैं, इसलिए इसकी गति भी अधिक होती है। जितनी हल्के होंगे उतनी ज़्यादा आपके रोटेट कर पाएंगे। इसके एडवांटेज क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो एडवांटेज में पहला यहाँ पे दिया गया, अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं, मतलब अधिक आप चालक स्थापित कर सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को टूटने का खतरा नहीं होता, क्योंकि स्लाइडिंग इसमें युक्ति नहीं होती। तो इसमें मशीन की दक्षता भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी कम स्लाइडिंग होगी उतनी आपके हानियाँ भी इसमें कम पाई जाएगी। आगे बात करें, जो आपके दूसरे भाग दे रखा है यहाँ पे फेज के आधार पे। पहला हमने रोटेटिंग के आधार पे देखा, अब फेज के आधार पे देखते हैं। तो पहला है सिंगल फेज, एकल कला, आकार में छोटे होते हैं। एक न्यूट्रल तार होता है और एक आपके फेज तार होता है। 650 वोल्ट तक ये बनाए कार्यरत होते हैं। इसका उपयोग विद्युत उपभोक्ता द्वारा वैकल्पिक स्रोत के मतलब अन्य स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है इसी का भाग, जो पार्ट 2 दे रखा है पॉलीफेज। यहाँ पे जो पहला मतलब बहुकला, यहाँ पे एक तो सिंगल फेज, एक है आपके बहुकला, जिसे 3 फेज भी कहते हैं। जो 120 इसकी जो 3 वाइंडिंग होती है 120 के अंतराल पे होती है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उनके बीच का अंतर कितना होता है, मतलब कितने डिग्री के अंतर पर स्थापित की जाती है। तो 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित की जाती है। तीनों वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में, या तो स्टार में संयोजित होगी या डेल्टा में संयोजित होगी, दोनों में से एक में संयोजित की जाती है। आगे बात करें, इसमें उच्च वोल्टता और उच्च वोल्टता मतलब ये हाई वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं, और हाई यहाँ पे पावर के लिए बनाए जाते हैं।
तो आपको जाहिर सी बात है 3 फेज तो हाई पावर के लिए बनाए जाते हैं। अगला जो है यहाँ पे उत्तेजना के आधार पे कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनित्र होता है। रोटर वाइंडिंग डीसी सप्लाई द्वारा शाफ्ट पर स्थापित डीसी शंट, मतलब इसमें डीसी शाफ्ट पर जो आपके डीसी शंट या जनित्र शंट या कंपाउंड जनित्र होता है उसके द्वारा आपके इसमें इसको उत्तेजित किया जाता है। बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आपकी मैग्नेटो होता है तो उसी की तरह ये होता है। इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं मैग्नेटो में स्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। अगला है जो आपकी उत्तेजना के आधार पर ही जो आपका दे रखा है पृथक यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र जिसे कहते हैं, और ये आपके रोटर वाइंडिंग डीसी जनित्र द्वारा, या तो इसकी जो रोटर वाइंडिंग है ये क्षेत्र जो आपके रोटर कुंडलन है उसको आपके डीसी जनित्र तथा डीसी यहाँ पे बैटरी जो आपकी होती है उसके द्वारा इसको उत्तेजित किया जाता है, मतलब इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस किया है कि मतलब अल्टरनेटर क्या है, अल्टरनेटर के भाग, अल्टरनेटर क्या कार्य करता है, अल्टरनेटर के मतलब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर लिया, उसके भागों के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज भी करने वाले हैं।